हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 10 नवंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। एब्यूज ऑफ वुमेन एट होम रोज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो गाइस, आपको भी पता है कि जो हम इस तरह की न्यूज़ है फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द कोरोना हमने काफ़ी डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, यूएन की भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, हमारी इंडिया की जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें भी पढ़ी है कि किस तरह लॉकडाउन के वक्त क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस कितना बड़ा है। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी, आइदर इन GS1 और द GS2। तो गाइस अभी क्या है, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इन्होंने रिसीव करी है। इनकी रिपोर्ट ने ये बताया है कि इन्होंने इन बिटवीन मार्च टू सितंबर, इन बिटवीन ये जो 7 to 8 मंथ्स है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की 13,000 कंप्लेंट्स को रिसीव किया है। सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स है, 70% जो कंप्लेंट्स है वो 5 स्टेट से आई है, दैट इज़ द यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड बिहार। और ये देखा गया है कि नॉट इवन 1% ऑफ केसेस भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से नहीं आया है। देखो गाइस, शायद आपको पता होगा जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उसमें जो स्पेशली जो खासी ट्राइब है वो मैट्रियार्कल है। हमारा इंडिया है वो मैक्सिमम पैट्रियार्कल है, ठीक है, लेकिन कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है वहाँ कहीं ना कहीं क्या मैट्रियार्कल चलता है। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस बढ़े हैं। देखो सबसे पहले क्या, लॉकडाउन की वजह से आपको भी पता है कि आपकी मूवमेंट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा गया था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वुमेन को एब्यूसिव रिलेशनशिप फेस करनी पड़ी, आइदर वो किसी भी टाइप का अब्यूज़ हो सकता है, आइदर फिजिकल, सेक्सुअल या फिर इमोशनल। इसके अलावा ये देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो गई है, एम्प्लॉयड से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या, जो स्पेशली जो मेल हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिक्योरिटी का जो उनके ऊपर कंट्रोल था उसको लूज़ कर बैठे हैं, जिसकी वजह से वो जो अपना एंगर है, अपना गुस्सा है, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स पे क्या निकालते हैं। और वहाँ सिनेरियो वर्स देखा गया है जहाँ पे फीमेल स्पाउस अभी भी एम्प्लॉयड है और जो मेल है वो अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, तो गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पैट्रियार्की दिखती है। इसके अलावा क्या, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या पुलिस है वो ओवरहेम्ड है। ओवरहेम्ड, सपोज करो अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है भी, अगर उसे पुलिस के पास जाना है या फिर हेल्थ केयर सर्विस लेनी है, तो अभी क्या है, पुलिस और हेल्थ केयर वर्कर्स आपको पता है दोनों के दोनों क्या है, ऑलरेडी ओवरबर्डन है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, वो भी अंडरस्टाफ्ड है। और साथ में जो लोकल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए या NGOs हो गए, उनमें भी कहीं ना कहीं उनके पास भी फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं क्लोज थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, देखा गया जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो भी ज़्यादा बढ़े हैं और उनका रेस्क्यू भी बहुत कम हुआ है। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं, सबसे पहले क्या, वन स्टॉप सेंटर स्टार्ट किए गए थे, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसके अंदर हम क्या है, वुमेन्स को लीगल और साइको सोशल हेल्प आपको देंगे जो भी इस वायलेंस को फेस करिए। साथ में हम उन्हें लिंकअप करेंगे विद द लोकल मेडिकल टीम्स, पुलिस एंड द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके अलावा क्या है, ये हमने पढ़ा था कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया, साथ में एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ऑप्शन भी लॉन्च किया। ठीक है, अब आप देख सकते हो किस तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट्स है वो इंक्रीज हुई हैं। आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में नियर अबाउट 5,470 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई है, दिल्ली में 1,697, महाराष्ट्र फिर हरियाणा। आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है और सबसे कम हुई है, आप देख सकते हो नागालैंड वगैरह में, जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो किस तरह से जो केसेस हैं हर मंथ कितनी ज़्यादा बड़े हैं, और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो जुलाई में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं या जो कंप्लेंट्स हैं वो रिसीव हुई हैं। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विर्जिन हाइपरलूप कंप्लीट्स फर्स्ट मैन टेस्ट। तो गाइज आई थिंक आपको ये न्यूज़ अभी तक पता चल चुकी होगी क्योंकि आपने टीवी पे भी देख चुके होंगे। तो ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होएगी। जो गाइज हम हाइपरलूप टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, हमने काफ़ी बार पहले पढ़ चुके हैं कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या। देखो गाइस, अभी आपके 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे रेलवेज, रोड्स, एयरवेज और वाटरवेज। हाइपरलूप क्या है, ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें क्या आएगा, नियर वैक्यूम ट्यूब में क्या एक हाई स्पीड ट्रेन है जो मूव करेगी। ठीक है, वो ट्रेवल करेगी। अभी क्या हम चाहते हैं कि जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का है उसको जल्दी से जल्दी कमर्शियलाइज किया जाए। अब कमर्शियलाइज करने के पहले हमें उसको टेस्ट भी करना होगा। जैसे आपके कोविड के वैक्सीन बन रहे हैं तो आप उसको कमर्शियलाइज करने से पहले हम उसके टेस्ट भी तो कर रहे हैं ना, डिफरेंट फेजेस में। इसी तरह हमने
क्या किया है, अभी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का जो वर्जिन कंपनी है वो पहली कंपनी बनी है जिसने इसका ह्यूमन टेस्ट कर चुकी है, ठीक है। वर्जिन हाइपरलूप बिकेम अ फर्स्ट कंपनी टू कंडक्ट अ ह्यूमन टेस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है ये इट वाज द अमंग 6 न्यू प्रपोजल फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि नीति आयोग के द्वारा क्लियर किया गया है। इसके अलावा जो 5 और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो है मेट्रिनो, स्टेडलर बसेस, पोर्ट टैक्सीज, हाइब्रिड बसेस एंड द फ्रीट रेल रोड। अभी हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी हम आपको बात बता देती हूँ। हाइपरलूप में हम क्या करते हैं, जो देखो आपके जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, उसमें क्या होता है जो हमारे रेगुलर जो व्हीकल्स में हमारी स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि एक तो फ्रिक्शन होता है और एयर का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप बताओ अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आप स्लिप नहीं हो जाओगे क्या, ठीक है। तो इसलिए आपका फ्रिक्शन होता है और एयर का रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से क्या आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अपने एयर रेजिस्टेंस को हमने कैसे रिमूव किया, हमने एक ट्यूब को यूज़ किया जिसकी वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर लिया। फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, एक पोर्ट होवर्स को यूज़ किया जो कि एक मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन की तरह ही होंगे, ठीक है। अब एयर रेजिस्टेंस के रिड्यूस होने की वजह से क्या है, वो जो इसकी स्पीड है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के अंदर जो ट्रेन ट्रैवल करेगी उसकी जो स्पीड है वो नियरली 1000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रैवल टाइम है ऑफकोर्स वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और ये मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं मांगने वाली है। आईआईटी मद्रास का जो आविष्कार प्रोजेक्ट टीम है वो भी इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहा है ताकि हम इंडिया में फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हाइपरलूप पोर्ट को डेवलप कर सके, ठीक है। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए आविष्कार प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये डायरेक्ट भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और कौन इसे लीड कर रहा है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर कॉन्सेंसस ऑन टैक्सिंग डिजिटल फर्म्स लाइक गूगल एंड द फेसबुक। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस आपको पता है डिजिटल टैक्सेस क्या होता है। डिजिटल टैक्सेस हम मेनली उन कंपनीज पे लगाते हैं, उन बिजनेसेस पे लगाते हैं जो आपको डिजिटल मीन्स के थ्रू, मतलब कि आपको मोबाइल के थ्रू, आपको इंटरनेट के थ्रू क्या करती हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आपको आपके प्रोडक्ट्स क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। डिजिटल टैक्सेस इंक्लूड द पॉलिसीज दैट स्पेसिफिकली टारगेट बिजनेसेस विच प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज थ्रू द डिजिटल मीन्स। अभी क्या है आपको पता है हमारे इंडिया में क्या, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है, जो डिजिटल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ मिल रही है। इसलिए क्या है कुछ पॉलिसीज या कुछ रूल्स बनाने की बात हो रही है कि हम इन डिजिटल फर्म्स को कैसे टैक्स करें, कहाँ पे ये डिजिटल कंपनीज हमें क्या पे करेंगी और कहाँ पे करेंगी, कितना पे करेंगी। तो इनके ऊपर क्या कुछ गाइडलाइंस बननी जानी चाहिए, कुछ पॉलिसीज बननी चाहिए, ठीक है। देखो क्या होता है, कोई भी जो डिजिटल कंपनी है जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इवन कि जो अमेजन हो गया है, अगर वो हमें हमारी मतलब कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इट डजंट मीन कि उन्हें हमारी कंट्री में फिजिकल प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सेल्स प्रोवाइड करती हैं थ्रू देयर सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैनी डिजिटल बिजनेस मॉडल डू नॉट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री वेयर दे हैव सेल्स। मतलब कि अगर हमारे इंडिया में अमेजन की इतनी सेल है, इट डजंट मीन कि अमेजन को अपना इंडिया में उसको हेडक्वार्टर खोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, अंडर OECD बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क। देखो गाइस अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, लेकिन अगर कोई फ्रेशर इसको सुन रहा है तो उसको शायद नहीं पता होगा। देखो गाइस आपको नाम से पता चल रहा है बेस इरोजन, मतलब देखो इसमें क्या होता है, सपोज करो कंपनी है, सपोज करो हम मान लेते हैं अमेजन कंपनी है, ठीक है। अब देखो ये USA की कंपनी है, ये इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। अब क्या कर रही है, अब इसने इंडिया में सपोज करो ये आराम से 100 करोड़ पे कमा रही है, ठीक है। इसको कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो भाई इंडिया में प्रॉफिट हो रहा है तो इसको टैक्स इंडिया में भरना चाहिए ना, भरना चाहिए। लेकिन क्या कर रही है, ये इंडिया में टैक्स ना भर के कहाँ भर रही है, USA में भर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया का जो टैक्स था जहाँ पे उसको भरना चाहिए था, इंडिया का जो टैक्स रेवेन्यू था वो तो लॉस हो गया। इसका मतलब वहाँ का जो बेस है वो तो इरोड हो गया, लेकिन और जो इसका प्रॉफिट था वो कहाँ के शिफ्ट हो गया। मतलब कि वो कमा तो इंडिया में रही है, लेकिन वो उसका जो टैक्स वो दे रही है वो USA में दे रही है। मतलब कि जो प्रॉफिट है वो तो अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट हो गया, USA में। और जबकि जो इंडिया का जो टैक्स था वो इरोड हो गया ना, तो इसे बोलते हैं कि किसी और कंट्री का जो एक्चुअल में था टैक्स वो इरोड हो जाता है और जो प्रॉफिट है वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आएगा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, OECD के दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या है, कंट्रीज के अभी बातचीत कर रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी डिजिटल फर्म्स हैं चाहे उनकी
फिजिकली प्रेजेंस है उस कंट्री में या नहीं है। लेकिन अगर वो किसी कंट्री में प्रॉफिट कमा रही हैं, कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें टैक्सेस पे करने चाहिए। ओईसीडी ने इसके अंदर क्या है, 2 पिलर्स पे इशू, मतलब कि इशू क्या है, 2 पिलर्स में उनको मतलब कि क्या किया, मतलब कि डिस्कस किया है। सबसे पहले पिलर में हम क्या करेंगे, कौन सी डिजिटल कंपनी कितना प्रॉफिट हमारी कंट्री में कमा रही है, कितना प्रॉफिट ले बना रही हैं, तो उसके अंडर क्या है, कंट्री को, उस कंट्री को राइट है कि वो उस पर टैक्स लगा सकता है। ठीक है, लाइक अमेजोन है, अगर उसने इंडिया में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, बनाया है, तो हमें इंडिया को हक है कि वो उसको टैक्स कर सकते हैं। दूसरे पिलर में एक मैकेनिज्म हम इस तरह का प्रपोज करेंगे कि जो भी इसने टोटल प्रॉफिट इंडिया में कमाया है, हम उसके ऊपर उसको कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इट प्रपोजेस अ मैकेनिज्म टू कैलकुलेट द टैक्स पर जुरिस्डिक्शन टू बी चार्ज फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट पूल। ठीक है, मतलब 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो उसमें से हमको कितना टैक्स उसको देना होगा, दैट्स इट। ठीक है, इससे पहले क्या है, इंडिया ने मार्च 2020 में 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स को अडॉप्ट किया था। ये जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है वो उन फर्म्स को अप्लाइड है जो इंडिया में नॉन रेजिडेंट कंपनीज है, उनके ऊपर अप्लाई होगा। साथ में जो कंपनीज ऑनलाइन अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करती हैं इंडिया में। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, यूएन लॉन्चेस द फूड कोएलिशन टू प्रिवेंट द कोविड-19 फूड क्राइसिस। ठीक है, तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भी हंगर को हम डिफीट कर सकें, जो कि कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा बड़ी है। हंगर की जो प्रॉब्लम है कोविड-19 में और ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी, सोशल इश्यूज़ में, इधर इन GS1 GS2। ठीक है, देखो कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कवर होगी, पर ये ज़्यादा अच्छी जो है वो कहाँ जाएगी, सोसाइटी में। ठीक है, देखो गाइस अभी क्या है, आपको पता है यूएन की एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या है कि हम क्या कर सकें, हंगर को डिफीट कर सकें। ठीक है, तो अभी क्या है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया, एक फूड कोएलिशन को लॉन्च किया है ताकि हम क्या कर सकें, हंगर को डिफीट कर सकें। ठीक है, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर मल्टी सेक्टोरल एलियंस है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, ताकि हम क्या कर सकें, इंटरनेशनली हंगर को डिफीट कर सकें। ये क्या करेगा, जो कोविड-19 के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करेगा, ताकि हम क्या कर सकें, सभी लोगों को ग्लोबली फूड का एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और किस तरह हम क्या कर सकें, जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें इन अ मोर सस्टेनेबल मैनर। आपको पता है कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से कहीं ना कहीं क्या फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हमारा जो फूड सिस्टम है उसमें डिसरप्शन देखने को मिला है, फूड प्रोडक्शन है उसमें भी अफेक्ट देखने को मिला है, फार्मर्स की हेल्थ, ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट्स असेस है, जो मार्केट असेस है, रूरल जॉब्स, लाइवलीहुड, इन सब पे कोविड की वजह से क्या काफ़ी क्राइसिस देखने को मिला है। देखो 2019 की रिपोर्ट में ये आया था कि 690 मिलियन पीपल हैं ग्लोबली जो हंग्री हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। तो क्या जो इस तरह की रिपोर्ट होती है ना, आपको ऐसे राइटिंग या किसी भी आप आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छे से क्योट कर सकते हो। ठीक है, अभी पेंडेमिक की वजह से ये देखने को मिल रहा है, जो 690 मिलियन पीपल हैं इसमें 130 मिलियन पीपल और ऐड हो जाएंगे, जो कि क्रोनिक हंगर से क्या करेंगे, सफ़र करेंगे बाय द एंड ऑफ 2020। अब जो हमने फूड कोएलिशन जो कि FAO के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका काम क्या होएगा, हम जो रिसोर्सेज है, एक्सपर्टाइज है, ये जो इनोवेशन है, इनको मोबिलाइज करेंगे। लाइक अगर इंडिया में क्या है, फूड बफर ज़्यादा है तो उसको मोबिलाइज करो यार, जिस कंट्रीज़ को ज़रूरत है उनको दो, जिनके पास USA में अगर ज़्यादा एक्सपर्ट है, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, तो उनको मोबिलाइज करो। ठीक है, हमें क्या करना है, क्योंकि तो कोविड-19 ये तो है नहीं एक कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड को इसने इफेक्ट करे, तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन और ज्वाइंट एक अप्रोच यूज़ करनी है ताकि हम इसको एड्रेस कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, डायलॉग्स मतलब कि नेगोशिएशन, डिस्कशंस, इन्हें प्रमोट करना है, और जो अपनी नॉलेज है एक दूसरे की कंट्रीज उनको एक्सचेंज करना है हम, ताकि जो भी हमारी कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम क्या करो, अपनी नॉलेज को शेयर करो। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स बनाने चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, उसके टुवार्ड्स हमें काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स अपनी जो इंटरनेशनल कॉपरेशन पार्टनरशिप को एक्सपेंड करना है, ताकि हम जो कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। ठीक है गाइज, नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइज अभी क्या है, न्यू गाइडलाइंस आई हैं ताकि हम क्या कर सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव कर सकें, स्पेशली IT इंडस्ट्री में। उसके अंदर भी जो BPO कंपनीज होती हैं, आपको पता ही है, BPO जैसे कॉल सेंटर की जो मतलब कि उसका होता है लाइक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और जो IT इनेबल सर्विसेज हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकें, अपने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको इंप्रूव कर सकें। अदर सर्विस प्रोवाइडर
प्रोवाइडर्स में क्या होता है, वो एंटिटीज होती हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे आईटी इनेबल सर्विसेज होगी या किसी भी तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं बाय यूजिंग टेलीकॉम रिसोर्सेज। अभी जो टर्म है इसके अंडर बीपीओस, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अभी क्या है, काफ़ी जो फर्म्स होती हैं वो ऑफकोर्स टेलीफोन लाइंस क्या करती हैं, यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है उसे भी यूज़ करती हैं। तो इसलिए क्या है, जो डिफरेंट जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें क्या करना होगा, अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, ताकि हम क्या कर सके, जो गवर्नमेंट है वो मॉनिटर कर सके कि कौन सी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन से रिसोर्स को यूज़ कर रही है। अब रजिस्ट्रेशन हम मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हम मैंडेटरी इसलिए कर रहे हैं ताकि जो फर्म्स हैं वो फेक अदर सर्विस प्रोवाइडर्स को एस्टेब्लिश ना करें। आपको भी पता है, आपको डिफरेंट फेक कॉल्स आती हैं, ठीक है, इवन कि मुझे भी कल ही आई है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि आप अपना डेबिट कार्ड का 16 डिजिट नंबर बताओ। भाई क्यों बताओ, है ना। तो इस तरह के जो फेक कॉल्स होती हैं उनको आप क्या कर सको, ताकि उनसे प्रिवेंट कर सको, तो इसलिए क्या है, जो रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया है। अभी जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके अंदर क्या है, जो भी अदर सर्विस प्रोवाइडर सेंटर हैं इंडिया में उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा कि जो भी बीपीओ इंडस्ट्री है जो डाटा वर्क में एंगेज्ड है उसे ओएसपी रेगुलेशंस के स्फेयर से बाहर रखा जाएगा। जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम ऑपरेट कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बीपीओज और आईटी इनेबल्ड सर्विस फर्म्स को अलाउ करता है कि इससे क्या होगा, वो अपनी जो कॉस्ट ऑफ लोकेशन है, रेंट है उनके प्रेमिसेस का, या फिर और जो कॉस्ट है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो उनका कॉम्प्लेक्स बर्डन है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या है, ऑफ कोर्स इंडिया को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाएगा जो भी बंदा बीपीओ या केपीओज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइस अब चलिए हम छोटे छोटे न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया मालदीव साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट टाइज। तो गाइस हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इंडिया और मालदीव्स का, इवन मैंने पूरा एक टॉपिक कराया था इंडिया और मालदीव्स का इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, अगस्त की मैगजीन में। हाउ मैं उसको कंप्लीट नहीं कराई हूँ, लेकिन इंडिया मालदीव्स का मैंने उसमें पूरा कराया। तो गाइस आपको पता है इंडिया मालदीव्स में हम काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी हमने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसमें इंडिया क्या है, $500 मिलियन का पैकेज मतलब कि मालदीव्स को हेल्प कर रहा है। तो इसके अंदर क्या, हम ऑलरेडी $100 मिलियन का ग्रांट दे चुके हैं। इसके अलावा क्या, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब कि इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जो वहाँ की कम्युनिटी को काफ़ी मतलब कि लॉन्गर वे में इम्पैक्ट करेगी, मतलब कि बहुत अच्छे लाइक एजुकेशन को आप मतलब कि कर रहे हो अच्छा, या हेल्थ सिस्टम आप सपोर्ट कर रहे हो, तो मतलब कि पूरी कम्युनिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स में कॉपरेशन कर रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मालदीव्स को अप्रिशिएट किया, क्योंकि अभी मालदीव्स ने अपना वहाँ पे इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट किया। तो गाइस ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि किस कंट्री ने इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट करी, तो आपको पता होना चाहिए मालदीव्स ने करी है। तो इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं जो इनके जो मालदीव्स के पहले प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, ये क्या थे, ये चाइना के क्लोज एलाई थे, लेकिन अभी आपको पता है चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो ग्रो हो रहा है इस रीजन में। तो अगर मालदीव्स कहीं ना कहीं इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहा है तो चाइना की हेजेमनी को कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया तो अप्रिशिएट करेगा ही। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। देखो गाइस आप समझ ही होंगे, ब्रिक्स कंट्री में 5 कंट्री, दैट इज द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इन कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं जैसे हमारा आरबीआई है, उनके गवर्नर्स की मीटिंग हुई है। तो अभी जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और डिस्कस किया ब्रिक्स की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन एजेंडा में क्या क्या इश्यूज़ को डिस्कस किया है। G20 की जो सऊदी प्रेसिडेंसी हुई थी 2020 के जो आउटकम्स हैं, साथ में जो G20 एक्शन प्लान है इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19, इसको डिस्कस किया। इसके अलावा ये देखा गया जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी मेंबरशिप को एक्सपेंड करना है या नहीं, उसके बारे में डिस्कशन किए गए। तो गाइस आपको पता होना चाहिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का, पर्टिकुलर ब्रिक्स का ही बैंक है। ये क्या करता है, ब्रिक्स का इनिशिएटिव था जो क्या करता है, अगर किसी भी ब्रिक्स के अंदर जो 5 कंट्री किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको वो लोन पे दे देता है। ठीक है, एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज का। ठीक है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2020। देखो गाइस अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने इस कमीशन बिल को फाइनलाइज कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 को उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसमें हमने क्या किया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को रिप्लेस कर दिया और साथ में एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसका नाम है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन को
बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, सेंटर और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो पॉलिसी या जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फ्रेम करेंगे, किस तरह से हमें क्या करना है, नर्सिंग या मिडवाइफरी को जो एजुकेशन है उसे गवर्न करना है। इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं उनको टेम्परेरी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा हु आर क्वालिफाइड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया। 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। आपको पता है जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। देखो ये टेम्परेरी बॉडी है, जब लगता है सेंटर को कॉन्स्टिट्यूट करना तो वो कर देता है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये इवैल्यूएट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या फाइनेंसिस के क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, उसको इवैल्यूएट करता है। रिकमेंड करता है कि टैक्सेस को किस तरह से शेयर करना है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से आपको स्टेट्स के साथ टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अभी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो फंड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉर द पीरियड 2021 टू 2022 टू लेके 2025 से 26। जो फाइनेंस कमीशन है इसने ये भी बोला कि एग्जामिन किया जाए या फिर जो स्टेट्स लाइक परफॉर्मेंस है उनको हमने क्या करना है, डिस्कशन करनी है इन मैनी एरियाज लाइक पावर सेक्टर, एडॉप्शन ऑफ डीबीटी दैट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो स्टेट हैं इस एरिया में जो अच्छा काम कर रही है या फिर जिस किस तरह से जो काम कर रही है हमें उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, सिंपल ही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाभियान दैट इज द पीएम कुसुम स्कीम। तो क्या आपको पता है पीएम कुसुम स्कीम के अंडर क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसने जो अपना टारगेट है उसे और बढ़ा दिया है। जो हमारा टारगेट था कि हमें 2022 तक हमें 25.7 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इसमें अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 30.8 गीगावाट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्कीम का यही है कि हमें क्या करना है, फार्मर्स को फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। 3 कंपोनेंट्स हैं स्कीम के। पहले कंपोनेंट के हमें क्या करना है, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमें क्या करना है, सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स को इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो ग्रिड कनेक्शन है ऑफ सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स को उन्हें सोलराइजेशन करना है। ठीक है, देखो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो क्या करेगा, एयर क्वालिटी को रिव्यू करेगा एनसीआर और उसके साथ वाले एरियाज में। ठीक है, तो अभी क्या जो न्यूली फॉर्म्ड हुआ है जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने क्या किया, एनसीआर में एयर क्वालिटी को रिव्यू किया है कि एयर क्वालिटी किस तरह है दिवाली से पहले, और आइडेंटिफाई किया है कि क्या इमीडिएट मेजर्स हैं जो उसे लेने चाहिए। इसके इंक्लूड किया है, इसमें सबसे पहले इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसका यूसेज हमें मिनिमम कर देना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम को एनकरेज किया है। जो बर्निंग ऑफ वेस्ट है उसको स्ट्रिक्टली क्या किया है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है कि आपको मतलब कि नहीं करना है बर्न। एंटी स्मोक गन्स को यूज़ करना है। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करना है, जो डस्ट जहाँ पे डस्ट होती है ना, जहाँ पे ज़्यादा एरियाज होता है वहाँ पे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर को सजेस्ट किया। इसके अलावा जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, आपको पता ही क्या करती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिफरेंट बॉडीज़ को मतलब कि बनाया गया है उसको सुपरसीड कर सकती है, इंक्लूडिंग द ईपीसी दैट इज द एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है इन मैटर ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, लास्ट है दैट इज द सैफरन बाउल ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू द नॉर्थ ईस्ट। देखो गाइस अभी हम क्या चाह रहे हैं, हमने अभी 2010 में क्या नेशनल सैफरन मिशन को लॉन्च किया था। इसमें हमारा एम यही है कि हम क्या कर सकें, इंडिया में सैफरन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। अभी इंडिया में जो सैफरन प्रोडक्शन है वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तक रेस्ट्रिक्टेड है, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर के भी सिर्फ पंपोर रीजन तक रेस्ट्रिक्टेड है, जिसे सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। अभी क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च है, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो एक पायलट प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सैफरन को सिक्किम में ग्रो करके देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, जो क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कश्मीर के पंपोर और सिक्किम के यांगथांग में एक जैसी ही है। अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं केस जो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे सैंपल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे सैफरन की जो मतलब कि जो फार्मिंग है वो सक्सेस होती है या नहीं। ठीक है, तो गाइस अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।